वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी और मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा आपको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हीं दो सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं। और आज के सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर करे हैं जिसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हों। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस थर्ड लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे। जे थॉमसन मॉडल की बात करें, रदरफोर्ड मॉडल की बात करें, तो बात करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे परमाणु मॉडल। पूर्व भाग में बताए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अपरमाणु कण होते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि डाल्टन की अगर हम बात करें, डाल्टन ने इतनी बात कही थी कि किसी भी पदार्थ की बात की जाती है तो वो एटम से बना होता है, यानी एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन डाल्टन के बाद आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने जो बात कही और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं डाल्टन का जो स्टेटमेंट था वो कहीं ना कहीं डिस्कार्डेड हो जाता है, उसका विरोधाभास हो जाता है। बात करते हैं कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद साइंटिस्ट लोगों के सामने काफ़ी कुछ समस्याएं यहाँ पर आने लगी। जिसमें पहली जो समस्या है वो ये थी, अपरमाणु कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि परमाणु के स्थायित्व का, परमाणु जो है वो किस तरीके से स्टेबलाइज है, इसका स्पष्टीकरण कैसे दिया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि तत्वों के गुणों, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो किस तरीके से वो कोई केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, ये कैसे एक्सप्लेन करें। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण होता है, इस बात की व्याख्या कैसे की जाए। भाई कोई एटम किस तरीके से दूसरे एटम से जब रिएक्ट करता है तो उसके बाद एक मॉलिक्यूल बना लेता है, इस बात की व्याख्या कैसे की जाए। ये सब क्वेश्चंस जो थे वो साइंटिस्ट लोगों के सामने थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और फोर्थ पॉइंट ये कहता है, परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति और उनकी प्रकृति को समझना, ये भी थोड़ा टिपिकल कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोगों के लिए था। अब बात करते हैं कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करे गए, क्योंकि ये टेबल आपने कल डिस्कस कर ली थी और आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को समझने के लिए, जितने क्वेश्चंस की अभी बात करी है, इन सब को समझने के लिए धीरे धीरे एटॉमिक मॉडल्स आए। जिसमें पहला एटॉमिक मॉडल आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसे कई नामों से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल। सन 1898 में जे थॉमसन ने ये बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, एक गोला होता है और इस गोले की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी होती है, यानी इस गोले की त्रिज्या जो होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। ये बात किसने कही, जे थॉमसन ने कही। देखिए फिर से एक बार देखिए, परमाणु का थॉमसन मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं। परमाणु का थॉमसन मॉडल सन 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। क्लियर है, परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसकी त्रिज्या जो है वो 10⁻10 मीटर है। इस 10⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम ए नोट से इस तरीके से डिनोट करते हैं। जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है, जिसमें क्या रहता है कि धनावेश जो होता है वो पूरे तरीके से इस तरीके से यूनिफॉर्मली पूरे इस गोले के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होगा, स्प्रेड होगा, फैला हुआ होगा। ये धनावेश है। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्थित होते हैं जिससे कि उससे स्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर इस तरीके से, आप देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस पर स्प्रेड रहते हैं ताकि ये ओवरऑल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ओवरऑल क्या हो जाए, ये उदासीन हो जाए। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट ये कहता है, इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए, जिसमें पहला नाम आता है प्लम पुडिंग। ठीक है, दूसरा नाम आता है रेजिन पुडिंग और तीसरा नाम आता है तरबूज मॉडल। क्लियर है, तरबूज मॉडल तो आपको समझ आता होगा कि भाई जब आप तरबूज को देखते हैं तो तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है, तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है अंदर का, उसको हम अगर धनावेश मान लें तो उसके अंदर जो सीड्स होंगे, उसके अंदर जो बीज होंगे
उनको हम क्या कहें, उनको हम क्या कह सकते हैं वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। यानी कि तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट है उसको तो कहा गया है धनावेश, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन कहें। तो इसको तरबूज से तुलना की गई है। एक नाम बताया हमने प्लम पुडिंग। प्लम का मतलब होता है कि आप प्लम इस तरीके से समझिए कि जब हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, घर में जब हम हलवा बनाते हैं, मान लीजिए कि आपने आटे का हलवा बनाया, और जब हलवा बनाते हैं तो हलवे के अंदर हमको कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, चाहे आप काजू डालें, कुछ भी डालें, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स जब हम डाल देते हैं हलवे के अंदर, तो हलवा जब तैयार हो जाता है तो आप ध्यान से देखिए कि हलवे के अंदर जो आपका आटा, पूरे तरीके जो आटा है वो तो आपका हो गया धनावेश, ठीक है। आटा क्या हो गया, धनावेश हो गया। और उसके अंदर जो आपको ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर आपको जो ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या हो गए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से प्लम पुडिंग हो गया। क्या हो गया, प्लम का मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे, क्या होना, छोटे छोटे स्वीट, यानी कि फलों की बात हो रही है, वो छोटे छोटे स्वीट्स आप जानते हो, चाहे वो आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ठीक है। अब बात करते हैं रेजिन पुडिंग का मतलब क्या होता है। पुडिंग का मतलब तो वही होता है इस तरीके से फैला हुआ होना, ठीक है। और रेजिन का मतलब होता है जिस तरीके से हम इस ड्राई फ्रूट्स की जगह अगर हम यहाँ पर किशमिश को यूज़ कर ले तो ये रेजिन पुडिंग बन जाएगा। क्लियर है, तो आप ये चीज़ समझने की ट्राई करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें प्लम पुडिंग की बात की जाती है, रेजिन पुडिंग की बात की जाती है, तरबूज मॉडल की बात की जाती है, ठीक है। इन सब से इसकी तुलना की गई है, इसीलिए इसे इस नामों से भी जाना जाता है। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को हमने पुडिंग कहा, ये हमने अभी डिस्कस किया। तरबूज के समान भी इसे माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम और बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर, ध्यान से सुनना, कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो पूरे परमाणु पर क्या होता है, एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। यानी कि द्रव्यमान जो है वो पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इस तरीके से। क्लियर है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट कर देता है, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। मतलब इससे दो बातें क्लियर हो जाती है। जे थॉमसन के इस प्लम पुडिंग मॉडल से, इस तरबूज मॉडल से, इस रेजिन मॉडल से दो बातें क्लियर होती हैं, जिसमें पहली बात तो ये हो जाती है कि भाई इससे ये पता चलता है कि द्रव्यमान जो है वो पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित होगा। और दूसरी बात ये कि जो उसमें विद्युत उदासीनता है, या जब भी कोई एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो उसका कारण क्या है, क्यों, क्योंकि उसमें जो आवेश है वो पूरे यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से फैला हुआ है ताकि वो ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये दो स्टेटमेंट तो यहाँ से क्लियर होते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। अगला पॉइंट हमें ये कहता है, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का तो क्लियर हो गया। किंतु यह भविष्य में किए गए प्रयोगों, यानी कि इसके बाद आने वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, चाहे आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें, चाहे आप नील्स बोर एक्सपेरिमेंट की बात करें, उनके बाद कहीं ना कहीं हमें ये लगने लगा कि भाई थॉमसन ने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बात ये भी ध्यान रखना, यहाँ तक तो थॉमसन मॉडल की बात हो गई। थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी के अंदर गैसों में विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक यानी डेटा और थ्योरेटिकल डेटा दिया गया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जो डेटा थॉमसन ने बताया उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था 1906 के अंदर, 1906 के अंदर जे थॉमसन को। तो जे थॉमसन का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके का है, आप ध्यान से देखिए इस मॉडल को। ये जे थॉमसन ने कहा कि भाई जो एटम होता है वो एक धनावेशित गोला होता है, जिसके अंदर ये जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये धनावेश यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इसके अंदर, और इसमें जो ये आपको दिख रहे हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसकी तुलना चाहे आप तरबूज से कर लें, चाहे प्लम पुडिंग से कर लें, चाहे रेजिन मॉडल से कर लें, तो आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये धनावेशित गोला हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और ध्यान रखना इसकी रेडियस कितनी बताई है इसने, 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम एंगस्ट्रॉन भी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एटम की जो रेडियस होती है वो एंगस्ट्रॉन कोटि का होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये थॉमसन मॉडल की बात हुई। अब हम अगले एक्सपेरिमेंट को पढ़ें उससे पहले, क्योंकि अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसको पढ़ने से पहले कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए ताकि वहाँ पर हमें और क्लियरिटी हो जाए। देखिए अब बात करते हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर।
एक छोटी सी बात यहाँ पर बताई गई है, हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी के दूसरे अर्धांश में एक और, जहाँ पर 19वीं सदी में हमने देखा कि इस तरीके से एटम के बारे में बातें हो रही थी, तो दूसरी और उसी सेंचुरी के अंदर कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की किरणों की भी खोज हुई, जिसमें पहली बात की जाती है विल्हेल्म कोनराड रोन्सन नाम के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने 1845 से 1923 तक काम किया। और इस दौरान उन्होंने 1885 में 1895 में दर्शाया कि भाई कैथोड जो किरण नली का प्रयोग होता है, भाई जो माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड एनोड, और उसमें किस तरीके से वैक्यूम पंप लगाया था, तो उन्होंने वहाँ देखा था कि भाई कैथोड किरणें किस तरीके से कैथोड से एनोड की ओर जा रही होती हैं। तो इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने यूज़ किया और उन्होंने देखा कि भाई कैथोड किरण नलिका में उपस्थित जो पदार्थ है से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न कर देता है जो कैथोड किरण नलिका के बाहर रखे फ्लोरोसेंट मटेरियल में भी क्या कर देता है, एक फ्लैश एक उत्पन्न कर सकता है। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, जब हमने माइकल फैराडे का वो एक्सपेरिमेंट समझा था तो हमने ये चीज़ समझी थी कि भाई कैथोड होता है एनोड होता है, कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं जिन्हें हम कैथोड किरणें कहते हैं। और हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें होल भी बनाया था, जिसके बाद हमने इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन लगाकर हमने उस चीज़ को देखा भी था। लेकिन अब डब्ल्यू सी रोन्सन की बात की जाती है, यानी कि विल्हेल्म कोनराड रोन्सन की बात की जाती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हाईली एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये एनोड के सरफेस से टकराते हैं, इन्होंने क्या देखा कि जब ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एनोड के सरफेस से इस एनोड पर जाकर टकराएंगे तो ऐसे में क्या होते हैं, ये हाईली एनर्जेटिक रेज़ को बाहर निकालते हैं, हाईली एनर्जेटिक रेज़ को बाहर निकालते हैं। और इन हाईली एनर्जेटिक रेज़ को के बारे में इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको एक्स नाम दे दिया, और उसी के नाम से आज हम इन्हें जानते हैं एक्स रेज। तो ये बात ध्यान रखना कि डब्ल्यू सी रोन्सन ने क्या किया था, एक्सरे की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, डब्ल्यू सी रोन्सन, ये पूरा नाम है डब्ल्यू सी रोन्सन, जिनको हम विल्हेल्म कोनराड रोन्सन के नाम से जाना जाता है। 1895 में इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी करी थी, जिसके बाद एक्सरे का यूज़ हम जानते हैं कितना वाइडली यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि भाई चूँकि रोन्सन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था तो उन्होंने इसे नाम दे दिया एक्स किरण, और उसी के नाम से आज भी प्रचलित है। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनों के अधिक घनत्व वाले धातु लक्ष्य से टकराने से प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। कहने का मतलब वही है जो अभी हमने कहा कि भाई किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ था, ये तो सिंपली आपने वहाँ पर भी देखा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएंगे इस एनोड सरफेस से, और ऐसे में ये एनोड सरफेस जो है ये बना हुआ है किसी हायर डेंसिटी मटेरियल का बना होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर टकराएंगे तो ऐसे में हाईली एनर्जेटिक रेज बाहर निकलती है, जिनको हम एक्स रेज कहते हैं। इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के अधिक घनत्व वाले धातु लक्ष्य से टकराने के बाद प्रभावी एक्सरे उत्पन्न होती है। एक्स किरणें जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती। मतलब आप इन्हें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लो, चाहे आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन किरणों के पदार्थ में अति उच्च भेदन क्षमता होती है, यानी कि किसी भी लक्ष्य को ये पार करके आगे निकल जाती है। इतनी खतरनाक ये रेज होती हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण है कि वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग होता है। इन किरणों का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ की बात की जाती है, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की जब बात करते हैं हम, तो हम यही कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, या फिर इस डिस्टेंस की बात की जाए, दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो इस वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं, तो ये वेवलेंथ जो है ये कितना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेवलेंथ इनका काफ़ी कम होता है, जिसको हम कह रहे हैं 0.1 नैनोमीटर। कितना होता है इनका वेवलेंथ, काफ़ी कम होता है 0.1 नैनोमीटर। और ये जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, इसीलिए इन्हें EMR कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम उन रेज को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा,
और दिशा संचरण, मतलब किस डायरेक्शन में वो रे जाएगी, ये तीनों होंगे। दैट मीन्स कि हम ये कहें कि ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक नाम और आता है यहाँ पर, एक नाम और आता है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हेनरी बैकुरल, क्या नाम आता है, हेनरी बैकुरल की बात यहाँ पर की जाती है। हेनरी बैकुरल की बात करें तो हम बात करते हैं 1852 टू 1908। इन्होंने बताया कि भाई कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो खुद से क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं। और इस परिघटना को, यानी इस परिघटना को उन्होंने क्या कहा था, रेडियो एक्टिविटी कहा था। मतलब कि हेनरी बैकुरल की जब बात हम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हेनरी बैकुरल ने जो बात बताई, हेनरी बैकुरल ने जो बात बताई उसमें ये कहा गया कि भाई कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो खुद से ही क्या कर देते हैं, यहाँ पर रेडिएशंस को इमिट करते हैं, रेज को इमिट करते हैं। इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। और ये रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को बाहर निकालते हैं। तो बात करते हैं हेनरी बैकुरल, इन्होंने जो काम किया 1852 टू 1908 तक काम किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाई कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन जो है वो स्वयं कर देते हैं, और ऐसे में इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। और बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इस क्षेत्र में मेरी क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने भी काम किया। पियरे क्यूरी की बात करें, उन्होंने भी काम किया। इसके अलावा ये मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी हस्बैंड वाइफ है। रदरफोर्ड की बात करें, फ्रेडरिक सोडी की बात करें, इन सब ने इस फील्ड में काम किया है। इसमें तीन प्रकार की किरणों, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन देखा गया। रदरफोर्ड, अब ध्यान से देखिए, रदरफोर्ड को इस बात का अच्छा खासा नॉलेज है कि भाई रेडियो एक्टिविटी जैसा भी कुछ होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में रदरफोर्ड को अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट ये कहता है, रदरफोर्ड ने पाया कि भाई अल्फा किरणों में 2 इकाई धनावेश और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले उच्च ऊर्जा कण होते हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम गैस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, हीलियम गैस में। यानी आपका अगर अल्फा पार्टिकल आपसे पूछा जाए, अगर आपसे अल्फा पार्टिकल पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2 पॉजिटिव होता है। इसको कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। क्या कहा जाता है भाई, ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है। और इसी अल्फा पार्टिकल को अगर हम इसी अल्फा पार्टिकल को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, अगर इसी अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हीलियम गैस है, ठीक है। वही 2, ये 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक मास हो जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई आप देख सकते हो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम गैस बना देता है। बीटा पार्टिकल की बात करें तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मानते हैं, जबकि गामा जो किरणें होती हैं इनको हम हाई एनर्जेटिक वाली, जिनकी ऊर्जा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये रेज ही होती हैं जिनकी प्रकृति उदासीन होती है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है, जिनका कोई कण नहीं होता, लेकिन इनकी भेदन क्षमता की बात अगर हम कर लें तो सबसे भेदन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा किरणों की होती है। उसके बाद उससे ज़्यादा किनकी होगी, तो उससे ज़्यादा होती है यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स की होती है, उससे ज़्यादा बीटा पार्टिकल्स की होती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर गामा किरणों की होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब एक बार इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं बहुत अच्छे से, और ध्यान से देखना। अल्फा पार्टिकल जो होती है इनकी एनर्जी, इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है। उससे ज़्यादा किनकी होती है, बीटा पार्टिकल की होती है, और सबसे ज़्यादा किनकी होती है, गामा रेज की होती है।
इनकी बात करें तो इन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, 2He4 2 पॉजिटिव। ये होता है आपका हीलियम, ये होता है आपका हीलियम 2 पॉजिटिव आयन, इसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। क्लियर है। बीटा की बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके का, इसको कहा जाता है बीटा पार्टिकल। लेकिन गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम पेनिट्रेशन पावर इनकी, उससे ज़्यादा इनकी, और सबसे ज़्यादा इनकी होती है। ठीक है। बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा, और गामा की पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा से 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है रदरफोर्ड मॉडल। क्या रदरफोर्ड मॉडल की यहाँ पर बात की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल का मतलब ये हुआ कि नाभिकीय परमाणु मॉडल का इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसके बाद नाभिक की डिस्कवरी हुई है, यानी इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर नाभिक की डिस्कवरी हुई, इसीलिए इसे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है। और इसी मॉडल को एक नाम से और जाना जाता है, रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग, या रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल को यूज़ किया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड और उसके 2 विद्यार्थी हैं जिनमें एक का नाम है हैंस गीगर और दूसरे का नाम है अर्नेस्ट मार्सडेन, ने बहुत ही पतली सोने की पन्नी ली, गोल्ड फॉइल को यहाँ पर लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई गई, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी कि क्या हुआ इस दौरान। बात करेंगे सोने की पन्नी की, बात करें सोने की जो पन्नी है उसको भाई उसकी थिकनेस इतनी कम ली गई है, कितनी, 100 नैनोमीटर। ध्यान से समझना, 100 नैनोमीटर का मतलब हो गया, नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है, और काफ़ी कम थिकनेस यहाँ पर रखी गई है। इस थिकनेस को कम रखने का रीज़न क्या है वो भी हम समझेंगे। पहले एक बार हम इस चीज़ को रीड आउट कर लेते हैं। सोने की पतली पन्नी यानी 100 नैनोमीटर थिकनेस रखा गया, इसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव सोर्स से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा पार्टिकल्स को भेजा गया। ठीक है। इस पतली पन्नी को घेरते हुए वर्ताकार प्रतिदीप्तिशील फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाई दी गई, ताकि जब कोई अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से टकराए तो ऐसे में प्रकाश की स्फुरक्षणी दीप्ति फ्लैश उत्पन्न हो जाए और हम उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाएँ, पता लगा सकें कि वो पार्टिकल आया कहाँ से, किस डायरेक्शन से आया। प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम, ध्यान से समझना, प्रकीर्णन यानी इस एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम हैं वो काफ़ी अनअपेक्षित थे, यानी कि अनएक्सपेक्टेड थे। जैसा कि थॉमसन ने कहा था, ध्यान से सुनना है, हम कुछ बातें बता रहे हैं। जैसा कि थॉमसन ने कहा था कि भाई किसी भी एटम के अंदर जो उसका चार्ज होता है और उसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, स्प्रेड होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है किसी भी एटम के अंदर। तो इसका मतलब ये था, क्योंकि रदरफोर्ड जो हैं वो थॉमसन के ही स्टूडेंट रहे, तो ऐसे में थॉमसन ने जो बात कही उसी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे थे, उसी को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे थे, कौन, रदरफोर्ड। और इस दौरान रदरफोर्ड ने भी यही सोचा था कि थॉमसन ने जो बात कही है उसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने सोने की पन्नी पर फेंका है, और ऐसे में सोने की पन्नी से जब वो टकराएंगे तो वो सीधे ही निकल जाएंगे, क्योंकि इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो आसानी से उस सोने की पन्नी को पार करके निकल जाएंगे। यानी उनका बिहेवियर, जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल जाएंगे उन सब का बिहेवियर एक जैसा होगा, उन सब का बिहेवियर क्या होगा, एक जैसा होगा। तो यही कौन एक्सपेक्ट कर रहे थे, रदरफोर्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो रदरफोर्ड ने देखा कि भाई प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम जो है वो काफ़ी अनपेक्षित थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पन्नी में उपस्थित सोने के जो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु में एक समान रूप से उपस्थित होना चाहिए, जैसा कि थॉमसन ने कहा था। अल्फा कणों की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे एक समान वितरण को सीधे पार करके आसानी से जा सकते हैं। उन्हें अपेक्षा थी कि पत्ती के टकराने के बाद कणों की गति थोड़ी धीमी हो सकती है और उससे उनकी
जो दिशा है वो थोड़ी बदल सकती है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिखेगा नहीं। ऐसा कौन सोच रहे थे? रदरफोर्ड सोच रहे थे। अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड का पहले हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। देखिए ध्यान से, रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट है, आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिए। यही वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है क्या? इसमें सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा गया है जिससे अल्फा पार्टिकल्स को इमिट हो रहा है, मतलब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं। इसके आगे लेड का एक प्लेट रखा गया है जिसके बीच में यहाँ पर होल रखा गया है, ताकि यहाँ से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल इस होल से होते हुए सीधे कहाँ जाएँ? सोने की पन्नी पर जाएँ। सोने की पन्नी से टकराने के बाद इन अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर कुछ इस तरीके का था। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफरेंट एंगल के साथ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हुए और एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ गया। तो ये सब देखने को मिला। इसमें देख सकते हैं सोने की पन्नी के चारों ओर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल की स्क्रीन लगा दी गई है जिसको हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कह रहे हैं। अब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो ये फ्लैश हुआ और जितनी सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला, उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा वो हम देखते हैं ध्यान से। पहले तो वो देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या है। पहला पॉइंट ये आ जाता है, अधिकांश अल्फा कण, ध्यान रखना इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट सोने की पन्नी के ऊपर करवाया गया था। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सोने की पन्नी यूज़ की गई थी। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर थी। चौथा पॉइंट, आगे बढ़ते हैं, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिना किसी विक्षेपण के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए। जैसा देख सकते हैं, अगर इसको सोने की पन्नी आप समझ रहे हैं यहाँ पर, तो अल्फा पार्टिकल जो है बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इस सोने की पन्नी की बात हो रही है और इस सोने की पन्नी में ये जो आपको दिख रहे हैं ये एटम्स हैं, और एटम के बीच में जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको बीच में, ये इनका न्यूक्लियस है। अभी नहीं पता, लेकिन पहले ये चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन अभी तो हमें पता है। ठीक है, तो बात आती है कि ये एटम है। तो एटम से जो चीज़ थॉमसन ने कही थी उसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए था कि सबका बिहेवियर एक जैसा दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। तो बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिना किसी विक्षेपण के सीधे निकल गए। दूसरा क्या देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल्स के साथ, छोटे छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है, इसको देख लो, यहाँ पर इस डायग्राम में समझो। ये देखो ध्यान से, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला ध्यान से देखिए, ये थोड़े से एंगल के साथ विक्षेपित हुआ। ठीक है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल्स के साथ विक्षेपित हुए, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम समझें तो तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है, बहुत ही थोड़े यानी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो लगभग 180 डिग्री के एंगल के साथ विक्षेपित हुआ। और इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने काफ़ी कुछ चीज़ें बातें यहाँ पर कही है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखो ध्यान से, इनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल के साथ वापस आ गया। तो ये सब जो हुआ, इन सब को देखने के बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा वो समझते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले इस चीज़ के? पहली बात कही कि भाई परमाणु के अंदर अधिकांश भाग रिक्त होता है। पहला जो उन्हें मिला कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बिना किसी विक्षेपण के अगर सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या है? रिक्त है। क्योंकि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग क्या है? रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके चले जा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने कहा, कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे छोटे एंगल्स के साथ कहीं ना कहीं विक्षेपित हो रहे हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है कि भाई विक्षेपण जो है अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल की वजह से हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो 2He2 पॉजिटिव हीलियम आयन होते हैं इस तरीके से, यानी इसके अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव होता है। और ऐसे में एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि उसके सेंटर पार्ट में होगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे एंगल्स के साथ जो विक्षेपण हुआ है वो कहीं ना कहीं रिपल्सन की वजह से हुआ है। ये बात किसने कही? रदरफोर्ड ने कही। तो कुछ ही धनावेशित अल्फा पार्टिकल जो है विक्षेपित हुए, यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से हुआ। इससे यह पता चलता है कि थॉमसन के विचार से विपरीत, थॉमसन ने जो बात कही उससे विपरीत कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर धनावेश जो है वो समान रूप से बटा हुआ नहीं है, बल्कि धनावेश बहुत ही छोटे से आयतन में केंद्रित होता है, जिसको
जिससे धनावेशित अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कहीं ना कहीं रिपेल हो रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित हो रहे हैं, और उसी के कारण उनका विक्षेपण हुआ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो अगला पॉइंट ये कहता है, रदरफोर्ड ने गणना करके बताया। अब रदरफोर्ड ने कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करी और बताया कि भाई रदरफोर्ड ने पहली बात, रदरफोर्ड ने कहा कि रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का जो आयतन होता है, नाभिक का जो आयतन होता है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। परमाणु नाभिक का जो आयतन है वो एटम के आयतन के तुलना में बहुत ही कम होता है, जिसमें बताया भी गया है कि परमाणु की त्रिज्या तो 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। और इस चीज़ को आप इस बात से समझ सकते हैं, इस आकार के इस बड़े अंतर को इस बात से समझ सकते हैं कि यदि नाभिक को हम क्रिकेट की गेंद समझ लें और परमाणु की त्रिज्या अगर उसके अराउंड हम लें 5 किलोमीटर रेंज में, तो आप इस तरीके से समझिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अगर हम ये कहें कि ये क्रिकेट की गेंद है, ठीक है, ये आप समझिए क्रिकेट की गेंद है। इस क्रिकेट की गेंद में ये हो गई क्रिकेट की गेंद, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर। इसकी रेडियस कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। और इसके अराउंड हम कितना ले लें? 5 किलोमीटर बड़ा। ध्यान से समझना, इसके अराउंड आप 5 किलोमीटर रेंज का क्या लें? इसके अराउंड आप 5 किलोमीटर रेंज, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाइए, सबसे 5 किलोमीटर दूर, यानी कि जो आपको ये सेंटर में दिख रहा है ये क्रिकेट की गेंद हो गई, और ये आप इसके अराउंड 5 किलोमीटर चल दिए। तो ये जो है ना एटम, एक एटम आपको कुछ ऐसा ही नज़र आएगा, जिसमें ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, बाहर वाली बाउंड्री, ये बाहर वाली जो बाउंड्री दिख रही है ये हो गई एटम की बाउंड्री है, और ये आपका न्यूक्लियस की बाउंड्री है। मतलब कहने का मतलब है ये आपका न्यूक्लियस है बीच में, कहने का मतलब ये है कि ये वाला आपका न्यूक्लियस है, तो ये आपका एटम हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो होती है इतनी, जबकि एटम की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आया? तो ये बात आपको समझना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो इस डायग्राम को समझ सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। ये इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स इस तरीके से आ रहे हैं, ये सोने की पन्नी से टकराते हैं। 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई, जिसमें मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थोड़े छोटे छोटे एंगल्स के साथ गए, और एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री एंगल के साथ वापस आ गया, ठीक है। और इसमें ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर सोने की पन्नी के साथ यहाँ पर देखो डिफ्लेक्टेड अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर दो सवाल जो थे, वो पहला सवाल तो ये था कि यहाँ पर गोल्ड फॉइल यूज़ क्यों किया गया, गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल यूज़ क्यों किया गया? गोल्ड फॉइल यूज़ करने का पर्पज़ था क्योंकि इसका डेंसिटी अच्छा खासा होता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भाई इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस हमने काफ़ी कम क्यों रखी है, मतलब 100 नैनोमीटर जो है इसकी थिकनेस रखने का पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही था कि हम ये चाहते थे कि इस थिकनेस को इतना कम किया जाए, गोल्ड फॉइल की थिकनेस को इतना कम किया जाए, ताकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें एक सिंगल एटम लेयर ही मिलेगी, सिंगल एटम लेयर मिलेगी, ताकि हमें अल्फ़ा पार्टिकल से जो उनका इंट्रैक्शंस हैं हम उनको अच्छे से समझ सकें। अगर ऐसा होता है कि मल्टीपल लेयर्स अगर हमें एटम्स की मिलती वहाँ पर, तो ऐसे में मल्टीपल लेयर्स अगर एटम्स की होती, तो ऐसे में अगर एक एटम से इंट्रैक्शन होने के बाद वो दूसरे एटम से किस तरीके का इंट्रैक्शन करेगा अल्फ़ा पार्टिकल, वो हम अच्छे से इलूसिडेट या उस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर बढ़ जाती। इसलिए हमने क्या किया है कि इसकी थिकनेस को इतना कम रखा है ताकि एक सिंगल लेयर ऑफ एटम वहाँ पर गोल्ड की मिले और हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएँ, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रदरफोर्ड को था, तो उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को यूज़ किया, ठीक है। अब रदरफोर्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने अपने कंक्लूजन बताए भाई ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद इन्होंने अपना मॉडल बताया, यानी इन्होंने अपना एक मॉडल दिया परमाणु का, एटॉमिक मॉडल, जिसमें इन्होंने 3 बातें कही है। पहली बात तो ये आती है
उपरोक्त प्रेक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार 3 बातें कही। पहली बात यह आती है, परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान अत्यंत अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। यानी उन्होंने कहा कि भाई किसी भी एटम का एक सेंटर पार्ट होता है जिसमें उसका मैक्सिमम मास और मैक्सिमम यानी मोस्ट ऑफ द मास उसका और मोस्ट ऑफ द चार्ज, यानी उसका अधिकतम चार्ज, आप ये कहें कि उसका अधिकांश चार्ज जो है वो सेंटर में रहेगा, अधिकांश मास भी सेंटर में रहेगा, और उस सेंटर पार्ट को क्या कहा गया है, न्यूक्लियस कहा गया है। क्लियर है, न्यूक्लियस कहा गया है, ये बात ध्यान रखना। तो रदरफोर्ड मॉडल से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है, नाभिक की खोज हुई है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा स्टेटमेंट इनका ये था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई नाभिक के चारों, अगर ये नाभिक है, ये समझिए, अगर ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वर्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर ये बीच में नाभिक है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे, और इन वर्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, इन वर्ताकार पथों को ऑर्बिट कहा जाता है। तो ये जो वर्ताकार पथ दिख रहा है इसको ऑर्बिट कहेंगे, में बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य को नाभिक के समान माना गया है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान माने गए हैं। कि जिस तरीके से सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं सौरमंडल के उस कॉन्सेप्ट से रदरफोर्ड का ये मॉडल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रख लेना, यानी इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस पर होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अभी तक हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज मिला था और यहाँ पर, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काम कर रहा है। तो ये बात भी हमें याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। अगला पॉइंट हमें ये कहता है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो रदरफोर्ड ने जो कुछ कहा है वो हमें समझ आ गया। अब बढ़ें अगले पॉइंट की तरफ। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, दो चीज़ें यहाँ पर। एक नाम आता है परमाणु संख्या, जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है द्रव्यमान संख्या, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, समझिए इस चीज़ को क्या होता है। नाभिक का धनावेश उसके प्रोटोनों के कारण होता है। सिंपल सा है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किस वजह से है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स की वजह से होता है। जैसा पहले पता चल चुका है इस बात का, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये भी पता है क्या, कि भाई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वही प्रोटॉन पर होता है, बस प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव में होता है, लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। इसका अर्थ यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु की संख्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्थात प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में, अगर आप हाइड्रोजन नाभिक को देखेंगे तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में आपको एक प्रोटॉन मिलेगा। ठीक है, और एक प्रोटॉन मिलेगा, इसकी वजह से उसका जो मास होता है टोटल वो 1 ही होता है। ठीक है, तो उसके नाभिक में सिर्फ एक ही प्रोटॉन आपको मिलेगा। सोडियम जो होता है, सोडियम नाभिक जो होता है आपका, उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या 11 होती है। अतः इनका परमाणु क्रमांक 1 और 11 होता है। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या यानी कि Z के बराबर होगी। सिंपल सा ये है कि अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर ना बराबर है। ठीक है, ये तभी होगा जब न्यूट्रल कंडीशन की बात हो रही है, उदासीन परमाणु होगा तभी। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। उदाहरण, हाइड्रोजन तथा सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 और 11 होती है। परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना।
परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। जब कोई परमाणु उदासीन होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। जब कोई परमाणु उदासीन होता है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। नाभिक का धनावेश, नाभिक का धनावेश उसके प्रोटोनों के कारण होता है। सिंपल सा है कि भाई नाभिक पर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो वो प्रोटॉन की वजह से है, परंतु नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और कुछ अन्य उदासीन कणों की वजह से होता है, जिनका द्रव्यमान प्रोटोनों के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और वो पार्टिकल कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन डिस्कवरी के बारे में अभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बस इतनी सी बातें पढ़ी हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसका मास प्रोटॉन के लगभग बराबर ही होता है, ठीक है, और वो न्यूक्लियस में ही होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियनों का कुल संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना कि परमाणु संख्या तो हमने पढ़ ही लिया। द्रव्यमान संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या ध्यान रखना, सिंपल सा है। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और आप देखेंगे तो ऐसे में इस तरीके से हम हाइड्रोजन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में ये जो आपको दिख रहा है ये होता है Z, और ये जो दिखता है ये होता है A। तो अगर आप हाइड्रोजन को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे ZA, इस तरीके से, जिसमें ये वैल्यू 1 होता है, ठीक है, और यहाँ से A का वैल्यू भी 1 होता है। यानी प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन में 1, और ऐसे में टोटल न्यूक्लियन उसमें 1 ही होता है, जो सिंगल प्रोटॉन ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आई थिंक। तो हमें ये समझना है कि भाई क्या द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन में जनरली होती नहीं है, जो 1s1 होता है उसमें नहीं होता। ड्यूटेरियम और ट्रिशियम जो होते हैं उनमें जनरली आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना सिंपली कि A इक्वल्स टू जो होगा वो Z+n होगा, जिसमें ये प्रोटॉन की संख्या होती है, ये न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ये इसको द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स का नंबर कहा जाता है। क्लियर है? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट हमें जो कहता है यहाँ पर समस्थानिक और समभारिक के बारे में बातें करेंगे। आइसोटोप्स एंड समस्थानिक एवं समभारिक। आइसोटोप्स, ठीक है, समस्थानिक को क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स कहा जाता है। समभारिक को यहाँ पर आइसोबार कहा जाता है, ठीक है। तो समस्थानिक और समभारिक, किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक X से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जा सकता है, जिसमें बाईं ओर एक पूर्व लगन लिखा जाता है, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या कैपिटल A से लिखते हैं। बाईं ओर ही हम अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या Z लिखी जाती है इस तरीके से, अर्थात इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि समभारिक क्या होते हैं। देखो नाम में आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। सम मतलब समान और भारिक मतलब भार। तो जिसका भार समान हो, यानी कि जिसका A का वैल्यू समान होगा, उसको हम कहेंगे समभारिक। क्लियर है? तो हम कहेंगे समभारिक क्या होते हैं। तो समभारिक क्या होते हैं यहाँ पर? समभारिक समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या, यानी ऐसे परमाणु जो एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं या एक से ज़्यादा एलिमेंट के हो सकते हैं। तो एक ही एलिमेंट के या एक से ज़्यादा एलिमेंट के वे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या तो अलग होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या एक जैसी होगी, उसको कहा जाता है समभारिक। जैसे आप कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का 14 होता है, ठीक है। जैसे आप अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का 14 होता है, नाइट्रोजन में भी 14 होता है। तो ये भार समान है लेकिन इनमें परमाणु संख्या तो अलग अलग है। नाइट्रोजन 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जांपल ले सकते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या Z बराबर होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होगी। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आप इस तरीके से लें,
दूसरे तरीके से आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1 होता है, ठीक है, 1H2 होता है और 1H3 होता है। हाँ, ये बात है कि हम इसको ड्यूटीरियम से लिखते हैं और इसको टी से लिखते हैं, इसको डी से और इसको टी से। इसको ड्यूटीरियम कहा जाता है, इसको ट्रिशियम कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखो ये नंबर बिल्कुल सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, हम उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और ये एक हम दूसरे तरीके से इसको ये भी कह सकते हैं कि इनमें न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, पहले वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 0, दूसरे वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होगी, तीसरे वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि भाई उदाहरण के लिए हम समझें तो हमने कहा कि भाई देखो यहाँ पर लिखा है, एक यह भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं, समस्थानिकों में अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। उदाहरण के लिए आप हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप लें, जिसमें आपको ये जनरली जो आप ये वाला देखते हैं ये 99.985% हाइड्रोजन इसी टाइप का होता है, और इसमें 1 प्रोटॉन होता है और इसमें 0 न्यूट्रॉन, और ये जो आपको दिख रहा है ये प्रोटॉन ही है, ठीक है। लेकिन इसको हम, क्योंकि हम ए जब लिखते हैं तो उसमें Z+N लिखते हैं, तो इसमें जब 0 न्यूट्रॉन होगा तो वो आपका ये और ये वैल्यू बराबर ही होगा, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमने कहा कि 99.985% हाइड्रोजन जो होता है वो आपका इसी टाइप का होता है, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। शेष हाइड्रोजन में आपका ड्यूटीरियम होता है जो 0.015% होगा, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा जो होता है, और ड्यूटीरियम में ध्यान रखना कि 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि आपका ट्रिशियम जो होता है उसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। ये बात भी आपको याद रखना है, जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिशियम पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेस मात्र होता है। समस्थानिकों की कुछ और भी उदाहरण है, जिसमें हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का आपका देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो इनमें देखो ध्यान से, नीचे वाली वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू जो है वेरी कर रही है। मतलब एटॉमिक नंबर सेम, दैट मीन्स कि वो क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। और ऊपर वाली वैल्यू वेरी कर रही है, ए डिफरेंट है, दैट मीन्स कि ये क्या है, समस्थानिक ही है, यानी इनमें न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी आप 2 देख सकते हैं, क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। लेकिन हम जब जनरली यूज़ करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास जो यूज़ करते हैं वो 35.5 यूज़ करते हैं, दैट इज़ एवरेज। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें। समस्थानिकों के विषय में अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणुओं के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। किसके द्वारा नियंत्रित होती है, प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा नियंत्रित होती है। इसीलिए नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, और रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि क्या होता है कि हम अच्छे से जानते हैं कि भाई कोई भी एटम अगर डिफरेंट नेचर शो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है उसका मेजर रोल होता है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई एक आइसोटोप, अगर किसी एलिमेंट का एक आइसोटोप अगर कोई रिएक्शन शो कर रहा है तो उसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे वो एक जैसी रिएक्शन ही शो करेंगे, बिकॉज उनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसा है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो डिपेंड करता है वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन की संख्या पे डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो सभी समस्थानिकों में एक जैसी होती है, ठीक है। यानी एक एलिमेंट के जितने समस्थानिक बनेंगे उनमें सब में प्रोटॉन की संख्या तो बराबर होगी, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर है। क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। हमने रदरफोर्ड मॉडल की बात की, हमने जे थॉमसन मॉडल की बात की, और हमने ये काफ़ी कुछ चीज़ें जो पढ़ी हैं, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट इस सेशन से है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसे नेक्स्ट सेशन में आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और आपको उस डाउट को अच्छे से क्लियर भी करेंगे। और आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।